मसूरी अब केवल 5 किलोमीटर दूर था। यद्यप पहाड़ी घुमावदार रास्ते की चढ़ाई पर बस की गति बेहद धीमी हो गई थी, फिर भी मेरा मन कल्पनाओं की उड़ान भरता जाने कितना आगे उड़ता जा रहा था। कैसे लगते होंगे कल्लू भैया, जो घर हमेशा रिश्तेदारों से भरा रहता था, उसमें अब केवल 2 लोग रहते हैं। अब वह कितना सूना व वीरान लगता होगा, इसकी कल्पना भी मेरे लिए बेहद पीड़ादायक थी। अब लग रहा था कि क्यों यहाँ आई, और अब घर को देखूंगी तो कैसे सह पाऊंगी। जैसे इतने वर्ष कटे कुछ और कट जाते। कभी सोचा भी न था कि अपने घर और अपनों से इतने वर्षों बाद मिलना होगा। ऐसा नहीं था कि घर की याद नहीं आती थी, कैसे न आती। बचपन की यादों से अपना दामन कौन छुड़ा पाया है, परंतु परिस्थितियां ही होती हैं जो ऐसा करने पर मजबूर करती हैं कि हम उस बेहतरीन समय को भुलाने में ही सुकून महसूस करते हैं। अगर कल्लू भैया का पत्र न आया होता तो मैं शायद कभी मसूरी आने के लिए अपने कदम बढ़ाती। 4 दिन पहले मेरी ओर एक पत्र बढ़ाते हुए मेरे पति ने कहा, तुम्हारे कल्लू भैया इतने भावुक व कमज़ोर दिल के कैसे हो गए? मैंने तो इनके बारे में कुछ और ही सुना था। पत्र में लिखी पंक्तियां पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया। लिखा था, छोटी तुम लोग कैसे हो? मौका लगते तो इधर आने का प्रोग्राम बनाना। बड़ा अकेलापन लगता है, पूरा घर सन्नाटे में डूबा रहता है। तेरी भाभी भी मायूस दिखती है, टकटकी लगाकर राह निहारती रहती है कि क्या पता कहीं से कोई आ जाए। समझ में नहीं आ रहा था कैसे आज कल्लू भैया जैसा इंसान एक निरीह प्राणी की तरह आने का आमंत्रण दे रहा है, और वह भी अकेलेपन का वास्ता देकर। यादों पर जमी परत पिघलनी शुरू हुई, वह भी कल्लू भैया के प्रयास से, क्योंकि यदि देखा जाए तो यह परत भी उन्हीं के कारण जमानी पड़ी थी। बचपन में कल्लू भैया जाड़ों के दिनों में अक्सर पानी पर जमी पाले की परत पर हाँकी मारकर पानी निकालते, और हम सब ठंड की परवाह किए बिना ही उस पानी को एक दूसरे पर उछालने का खेल खेलते। एक बार कल्लू भैया बड़े गर्व से हमको अपनी उपलब्धियां बता ही रहे थे कि अचानक उनसे बड़े मन्नू भैया ने उनका कान जोर से उमेट कर डांट लगाई। अच्छा, तो ये तू है जो मेरी हाँकी का सत्यानाश कर रहा है? मैं भी कहूँ कि रोज़ मैच खेल कर मैं अपनी हाँकी साफ करके रखता हूँ, और यह फिर इतनी गंदी कैसे हो जाती है? और कल्लू भैया भी अपमान व दर्द चुपचाप सहकर बिना आंसू बहाए मन्नू भैया को घूरते रहे, पर सॉरी नहीं कहा। बचपन से ही वे रोना या अपना दर्द दूसरे से कहना अच्छा नहीं समझते थे। कभी कभी तो वे नाटकीय अंदाज में कहते थे, आई हेट टीयर्स। दूसरों से निवेदन करना जो इंसान अपनी हेठी समझता हो। आज वह इस तरह इस स्थिति में कितना अच्छा समय था जब हम छोटे थे और एकता के धागे में बंधा कुल मिलाकर लगभग 10 सदस्यों का हमारा संयुक्त परिवार था, जिसमें दादी, एक विधवा व निसंतान चचेरी बुआ, हमारे पिता, उनसे बड़े 3 भाई, सबके परिवार। हम 10 भाई बहन जो कि अपनी अपनी उम्र के भाई बहनों के साथ दोस्त की तरह रहते थे। सगे या चचेरे का कोई भाव नहीं। ताऊ जी की दुकान थी, जहाँ पर ग्राहक को सामान से ज़्यादा ताऊ जी की ईमानदारी पर विश्वास था। मेरे पिता ताऊ जी के साथ दुकान पर काम करते थे, और उनके अन्य 2 भाई में से एक स्थानीय डिग्री कॉलेज में था, एक आयकर विभाग में क्लर्क के पद पर थे, जो कि निसंतान थे। मन्नू व कल्लू भैया ताऊ जी के बेटे थे। घर के लड़के शहर छोड़कर बाहर जाने लगे, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तो कोई नौकरी के लिए। मेरी भी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। कल्लू भैया की भी नागपुर में एक दवा कंपनी में नौकरी लग गई। जब वे भी चले गए तब अचानक एक दिन ताऊ जी पापा से बोले, छोटे, अच्छा हुआ कि सभी अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि आने वाले समय में नई पीढ़ी यहाँ बसे। हमने तो निभा लिया, पर ये बच्चे हमारी तरह साथ नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से परिवार जुड़ता है, और उसमें किसी एक का योगदान नहीं होता, बल्कि सभी का धैर्य, निस्वार्थ त्याग, स्नेह व समर्पण मिलाकर ही एकता रूपी मजबूत धागे की डोर सबको जोड़ पाती है।
वर्षों लग जाते हैं यह सब होने में। वैसे तो दूसरे लोग भी घर से गए थे, पर ताऊ जी ने यह बात कल्लू भैया के जाने के बाद ही क्यों कही, यह विचार मेरे मन में कौंधा और उसका उत्तर मुझे 6 महीने बाद ही मिल गया, वह भी एक तीव्र प्रहार के रूप में। ऐसी चोट मिली कि आज तक उसकी कसक अंदर तक पीड़ा पहुंचा देती है। बात यह हुई कि मात्र 6 महीने बाद ही कल्लू भैया नौकरी छोड़कर घर वापस आ गए। मैं भी दुकान संभाल लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बुढ़ापे में आप लोग अकेले रह जाएंगे। आप लोगों की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए। कहते हुए जब कल्लू भैया ने अपना सामान अंदर रखना शुरू किया तो घर के सभी सदस्य बहुत खुश हुए, किंतु ताऊ जी अपने चेहरे पर निर्लिप्त भाव के लिए अपना कार्य करते रहे। मुझे जीवन की कड़वी सच्चाइयों का अनुभव न था, अन्यथा मैं भी समझ जाती कि यह चेहरा केवल निर्लिप्तता के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे आने वाले तूफान के कदमों की आहट पहचानने की चिंता व्याप्त है। और यही सत्य था, तूफान ही तो था जिसका प्रभाव आज तक महसूस होता रहा। धमाका उस दिन महसूस हुआ जब मैं अलसाई सी अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़ी थी कि एक तेज हवा मेरे कानों में पड़ी। चाचा जी, कभी कभी मुझे लगता है कि आप अपने फायदे के लिए हमारे पिताजी के साथ रह रहे हैं। आपको अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए। यह क्या? मैंने आंखें खोलकर देखा तो अपने पापा के सामने कल्लू भैया को खड़ा देखा। यह क्या कह रहे हो? हमारे बीच में ऐसी भावना होती तो हम इतने वर्षों तक कभी साथ न रह पाते। संयुक्त परिवार है हमारा, जहां हमारे तुम्हारे की कोई जगह नहीं। इतनी छोटी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा लगभग चिल्लाते हुए बोले। पापा की एक आवाज़ पर थर्राने वाले बिल्लू भैया आज इतनी हिम्मत हो गई कि उम्र का लिहाज ही भूल गए थे। मैं सिहर कर चुपचाप पड़ी सोने का नाटक करने लगी, पर ताऊ के उस वाक्य का अर्थ मेरी समझ में आ गया था। नई पीढ़ी का रंग सामने आ रहा था। पिता होने के नाते वे बेटे की नीयत जानते थे और अपने संयुक्त परिवार को हृदय से प्यार करने वाले ताऊ जी इसकी एकता को हर खतरे से बचाना चाहते थे। हतप्रभ से मेरे पापा ने जब यह बातें मेरे ताऊ जी से कही तो वह केवल एक ही वाक्य बोल पाए, शतरंज की बाजी में दूसरे के मजबूत मोहरे पर ही सबसे पहले वार किया जाता है। वही हो रहा है। मुझ पर विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कही हुई बात इतनी कड़वी थी कि उसकी कड़वाहट धीरे धीरे घर के वातावरण में घुलने लगी। उसका प्रभाव धीरे धीरे अन्य लोगों पर भी दिखने लगा और एक अदृश्य सी सीमा रेखा में सभी परिवार सिमटने लगे। एक ताऊ जी कॉलेज के वार्डन बनकर वहीं हॉस्टल में बने सरकारी घर में चले गए। दूसरे भी मन की शांति के लिए घर के पीछे बने 2 कमरे में रहने लगे। अपमान से बचने के लिए उन्होंने रसोई भी अलग कर ली। अलगाव की सीमा रेखा को मिटाने वाले सशक्त हाथ भी उम्र के साथ धीरे धीरे अशक्त होते चले गए। ताऊ जी को लकवा मार गया और पापा भी अपने सबल सहारे को कमज़ोर पाकर परिस्थितियों के आगे झुकने को मजबूर हो गए। परंतु अंत समय तक उन्होंने ताऊ जी का साथ न छोड़ा। अब घर कल्लू भैया व उनकी पत्नी के इशारे पर चलने लगा। समय आने पर मेरी भी शादी हो गई और मैं मसूरी के अपने इस प्यारे से घर को भूल ही गई। ताऊ जी, ताई जी, पापा का इंतकाल हो गया। माँ मेरे भाई के पास आ गई। अब मेरे लिए उस घर में बचपन की यादों के सिवा कुछ न था। समय का चक्र अविरल गति से घूम रहा था और आज कल्लू भैया भी उम्र के उसी पड़ाव पर खड़े थे जिस पड़ाव पर कभी मेरे पापा अपमानित हुए थे। पर उन्होंने ऐसा पत्र क्यों लिखा? क्या कारण होगा? अचानक कानों में पति के स्वर पड़े तो मेरी तंद्रा भंग हो गई थी। तुम मसूरी क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा और उनका अकेलापन भी दूर होगा, चाहे थोड़े दिनों के लिए ही सही। अचानक अपने पति की बातें सुनकर मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मैं तैयारी करने लग गई थी। मसूरी पहुंचते ही मैं अपनी थकान भूल गई। तेज चाल से अपने मायके की ओर बढ़ते हुए मुझे याद ही नहीं रहा
कि दिल्ली में रोज़ मुझे अपने घुटनों के लिए दर्द की दवा खानी पड़ती है। कॉल बेल पर हाथ रखते ही कल्लू भैया की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो वो मेरे आने के इंतज़ार में दरवाजे के पीछे ही खड़े थे। छोटी, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा कि मानो ताऊ जी सामने खड़े हों। तेरी भाभी तो तेरे लिए पकवान बनाने में व्यस्त है। तब तक भाभी जी भी डगमग चाल से चलकर मुझसे लिपट गई। सच कहूँ तो उनके प्यार में आज भी वह आकर्षण नहीं था जो किसी अपने में होता है। आज हम सबको अपने पास बुलाना उनकी मजबूरी थी। अकेलेपन के अंधेरे से बाहर निकलने का एक प्रयास मात्र था, उसमें अपनापन कहाँ से आएगा। चल चल अंदर चल। कल्लू भैया मेरा सामान अंदर रखने लगे। घर में घुसते ही मेरी आंखें भर आई। यूँ तो चारों ओर सुंदर सुंदर फर्नीचर व सामान सजा हुआ था, पर सब कुछ निर्जीव सा लगा। काश कल्लू भैया व भाभी जी समझ पाते कि रौनक इंसानों से होती है, कीमती सामानों से नहीं। घर से हमारे बचपन की यादें मिट चुकी